नमस्ते छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने अध्याय 8 का भाग 4 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह अस्वीकरण है। अब आइए आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं। तो इस व्याख्यान के पश्चात आप सभी निम्नलिखित विषयों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। आप सीखेंगे कि प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और आप उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझेंगे कि यह नियम वास्तविक जीवन में किस प्रकार कार्य करता है। इसके विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी आप एनसीईआरटी कक्षा 9 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। अब आइए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अनुसार उन विषयों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हम सम्मिलित और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उदाहरण 8.4 से 8.5 को हल करेंगे। इसके पश्चात हम अनुभाग 8.5 को विस्तार से देखेंगे, जिसमें हम गति के तृतीय नियम का अध्ययन करेंगे। चलिए उदाहरण 8.4 के साथ व्याख्यान शुरू करते हैं। ये प्रश्न न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। प्रश्न में कहा गया है कि 5 न्यूटन का एक बल दो अलग अलग द्रव्यमानों पर अलग अलग त्वरण के उत्पन्न करता है। यह बल पहले द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण देता है और दूसरे द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण देता है। अब हमें यह पता करना है कि यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए तो यही 5 न्यूटन का बल संयुक्त निकाय को कितना त्वरण देगा। अर्थात हम यह सोच रहे हैं कि जब दोनों द्रव्यमान एक साथ होंगे तो उनका कुल द्रव्यमान क्या होगा, और जब बल 5 न्यूटन स्थिर होगा तो उस पर कौन सा त्वरण कार्य करेगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि बल 5 न्यूटन है। पहला द्रव्यमान m1 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण अनुभव कर रहा है और दूसरा द्रव्यमान m2 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण को प्राप्त करता है। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र उपयोग करेंगे, F = ma। हम द्रव्यमान के लिए इस सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। m1 = F भागा a1। तो पहले हम m1 की गणना करते हैं। m1 बराबर 5/10। आगे हम इसको हल करते हैं। अब हम m2 की गणना करते हैं। m2 बराबर 5/20 बराबर 0.25 किलोग्राम। अब यदि दोनों द्रव्यमान एक साथ बंधे हुए हैं तो कुल द्रव्यमान होगा m बराबर 0.50 घन 0.25 बराबर 0.75 kg। आगे देखते हैं। अब हमें यह पता करने की आवश्यकता है कि जब बल 5 न्यूटन हो तो संयुक्त द्रव्यमान पर कार्य करने वाला त्वरण क्या होगा। फिर से हम सूत्र का उपयोग करेंगे, A बराबर F भागा m। तो ये हो गया 5/0.75। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा
6.67 मीटर पर सेकंड का वर्ग। इसका मतलब यह है कि जब दोनों द्रव्यमान एक साथ होते हैं तो बल उन्हें 6.67 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण देगा। समझ गए? ये सरल है। पहले हम व्यक्तिगत द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, फिर हम उन्हें जोड़ते हैं और अंत में हम संयुक्त त्वरण ज्ञात करते हैं। अब आइए उदाहरण 8.5 को देखते हैं। यहाँ एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है और यह एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में गति कर रही है। इस प्रश्न में हमें गेंद का वेग समय ग्राफ दिया गया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गेंद की चाल समय के साथ कैसे बदल रही है। अब हमें यह पता करना है कि मेज गेंद पर कितना बल लगा रही है ताकि गेंद रुक जाए, यानी उसका वेग 0 हो जाए। यह बल घर्षण या प्रतिरोध बल हो सकता है जो गेंद को रोक रहा है। ठीक है छात्रों? अब आइए इस प्रश्न के हल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि गेंद का प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। गेंद मेज पर गति कर रही है, लेकिन घर्षण के कारण इसका वेग धीरे धीरे 0 तक कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि गेंद रुक जाती है। गेंद के रुकने में 10 सेकंड लगते हैं। आगे देखते हैं। अब हम त्वरण ज्ञात करेंगे, क्योंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। इसका मतलब है कि त्वरण नियत है। त्वरण का सूत्र है A बराबर V माइनस U भागा T। यहाँ V बराबर 0 अंतिम वेग, U बराबर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, T बराबर 10 सेकंड। इसलिए त्वरण होगा A बराबर 0 घटा 20 भागा 10। जब आप इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा घटा 0.02 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, जो ये दर्शाता है कि त्वरण की दिशा वेग के विपरीत है, जो घर्षण की भूमिका है। आगे देखते हैं। अब न्यूटन के द्वितीय नियम का उपयोग करके हम बल की गणना करते हैं। F बराबर m a। द्रव्यमान 20 ग्राम दिया गया है, जिसका अर्थ है 0.02 किलोग्राम, अतः बल होगा F बराबर 0.02 गुना घटा 0.02 बराबर घटा 0.0004 न्यूटन। एक ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि बल गेंद के गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, यानी घर्षण बल गेंद को रोक रहा है। समझ गए? यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि घर्षण बल गेंद को कैसे धीरे धीरे रोक सकता है। अब हम गति और बल के अन्य नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूटन के गति के पहले 2 नियम हम यहाँ समझते हैं कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से उसकी गति किस प्रकार परिवर्तित होती है। ये नियम हमें ये निर्धारित करने की विधि प्रदान करते हैं कि किसी वस्तु पर कितना बल कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये नियम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति में है और हम
उस पर कोई बल आरोपित करते हैं तो उसके वेग या दिशा में किस प्रकार परिवर्तन होगा। यह नियम भौतिकी के वे मौलिक सिद्धांत है जो आगामी विषयों के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। गति के इस नियम के विस्तृत गणितीय निरूपण और उदाहरणों के लिए आप एनसीईआरटी कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक देख सकते हैं। अब हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के विषय में चर्चा करेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम यह कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्कालिक रूप से समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अर्थात दोनों बल सदैव समान परिमाण के होते हैं किंतु उनकी दिशा परस्पर पूर्णतः विपरीत होती है। ये बल कभी भी एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। छात्रों, ये दो विपरीत बल क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम चलते हैं या फिर चलते समय अपने पैरों से भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं तो भूमि भी हमें उतने ही परिमाण के साथ विपरीत दिशा में धक्का देती है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से गति के तृतीय नियम को समझते हैं। उदाहरण फुटबॉल खेलने से संबंधित है। कल्पना करें कि दो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं और जब वे टकराते हैं अर्थात एक दूसरे से भिड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जब टक्कर होती है तो दोनों खिलाड़ी पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि एक खिलाड़ी दूसरे पर बल लगाता है और दूसरा खिलाड़ी भी विपरीत दिशा में उतना ही बल वापस लगाता है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसी कारण दोनों खिलाड़ियों को टक्कर लगने का प्रभाव महसूस होता है, अर्थात वे एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। इस प्रकार गति के तृतीय नियम की अवधारणा हमारे आसपास की वास्तविक जीवन की स्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब चलिए गति के तृतीय नियम को एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसे बंदूक और गोली के उदाहरण से समझते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तब बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, जिसे क्रिया कहते हैं। ठीक इसके परिणाम स्वरूप गोली को एक तीव्र धक्का मिलता है और वह बहुत तेज वेग से आगे बढ़ती है। ठीक उसी समय गोली भी बंदूक पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है या झटका देती है, जिसे बंदूक का प्रतिक्षेप कहा जाता है। किंतु ठीक उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। इसी कारणवश बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, जिसका अर्थ है कि वह विपरीत दिशा में पीछे की ओर धकेली जाती है। बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण की तुलना में कम होता है। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। छात्रों, और ये बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक गोली पर और दूसरा बंदूक पर। अब हम गति के तृतीय नियम को एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसे नाविक और नाव के उदाहरण से समझते हैं। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो वह नाव पर पीछे की ओर एक बल लगाता है, जिसे क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के जवाब में न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार नाव भी नाविक पर आगे की ओर एक समान परिमाण का बल लगाती है, जिसे
प्रतिक्रिया कहते हैं। इसी प्रतिक्रिया के कारण नाविक आगे की ओर कूद पाता है और नाव विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर खिसकने लगती है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया बल का एक सटीक उदाहरण है। नाविक का आगे की ओर कूदना क्रिया है, जिसके कारण नाव पर पीछे की ओर बल लगता है, और नाव का पीछे की ओर खिसकना प्रतिक्रिया बल के प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार इन दोनों बलों का परिमाण समान होता है, किंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ये ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक बल नाविक पर और दूसरा नाव पर। इस उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह लागू होता है। अब चलिए एक दैनिक गतिविधि के माध्यम से गति के तृतीय नियम को समझते हैं। इसे चलने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम सड़क पर या धरातल पर चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। यह हमारे द्वारा जमीन पर लगाया गया बल है, जिसे क्रिया कहा जाता है। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हमें अपने शरीर को त्वरित करने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जैसा कि गति के द्वितीय नियम में बताया गया है। जब हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं तो यह हमारे द्वारा लगाया गया क्रिया बल होता है। इस क्रिया के प्रत्युत्तर में भूमि हमारे पैरों पर समान परिमाण का किंतु विपरीत दिशा में अर्थात आगे की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस बल के कारण ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होते हैं और वे सदैव समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब हम एक प्रयोग के माध्यम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम को समझेंगे। इसे कमानीदार तुला के प्रयोग से समझते हैं। दो कमानीदार तुला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में दिखाया गया है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। तो दो कमानीदार तुला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक छोर को एक दीवार पर स्थिर किया गया है। आप इसे पाठ्य पुस्तक में इस चित्र को देख सकते हैं। जब हम एक कमानीदार तुला का उपयोग करके बल लगाते हैं तो दोनों तुलाओं पर प्रदर्शित मान समान होता है। इसका अर्थ है कि एक कमानीदार तुला दूसरी तुला पर एक बल लगाती है और दूसरी तुला भी पहली तुला पर समान परिमाण का बल लगाती है, किंतु उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यहाँ एक कमानीदार तुला क्रिया बल आरोपित करती है और दूसरी तुला प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस प्रयोग से हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम हर स्थिति में मान्य है। अब हम न्यूटन के नियमों को एक दिलचस्प गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। जब गाड़ियों पर खड़े बच्चे एक थैले को एक दूसरे की ओर फेंकते और पकड़ते हैं। दो बच्चे अलग अलग गाड़ियों पर खड़े हैं, जैसा कि चित्र 8.13 में दिखाया गया है, जो पहियों की सहायता से सरलता से गति कर सकती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये गाड़ियां किसी भी दिशा में मुड़ने या चलने के लिए स्वतंत्र है। दोनों बच्चों के पास एक भारी थैला है, जिसे वे एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। जब एक बच्चा रेत के थैले को फेंकता है तो वह थैले पर आगे की ओर एक बल लगाता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार थैला भी बच्चे पर
पीछे की ओर एक समान परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे बच्चे की गाड़ी पीछे की ओर खिसकने लगती है। जब एक बच्चा इस बैग को दूसरे बच्चे को फेंकता है तो दोनों गाड़ियां गति में आ जाती है। आइए इस गतिविधि की व्याख्या जारी रखें कि जब बच्चे गाड़ी पर खड़े होकर एक थैले को फेंकते हैं या पकड़ते हैं तो क्या होता है। प्रयोग के लिए गाड़ी का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें एक लकड़ी के तख्ते की आवश्यकता होगी जिसकी मोटाई 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर हो। इसका आकार लगभग 50 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तख्ता हमारी गाड़ी के आधार के रूप में कार्य करेगा। इस प्लाईवुड के तख्ते के नीचे हम एक पहिए को घुमाने वाला एक बॉल बेयरिंग युक्त का प्रयोग करेंगे। इसके लिए स्केटबोर्ड के पहिए सबसे उपयुक्त होंगे क्योंकि वे घर्षण कम करते हैं और अत्यंत सुचारू रूप से चलते हैं। ध्यान दें कि हम पूर्ण स्केटबोर्ड का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसे सरल रेखा में आगे बढ़ना कठिन होता है, इसलिए हम केवल उसके पहियों का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी जो सीधी रेखा में आसानी से गति कर सकती है और हम बलों पर प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस बात की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। तब क्या होता है जब कोई बालक किसी बैग को आगे की ओर प्रक्षेपित करता है तो वह वास्तव में उस वस्तु पर आगे की दिशा में एक बल आरोपित करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर यह क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। जैसे ही बालक बैग को आगे की ओर धकेलता है, ठीक उसी क्षण बैग भी बालक पर पीछे की दिशा में एक समान परिमाण का विपरीत बल लगाता है। इस संपूर्ण प्रतिक्रिया में बैग की अवस्था में परिवर्तन उसके द्रव्यमान और बालक द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे केवल फेंकना न कहकर बल द्वारा विस्थापन उत्पन्न करना कहना अधिक व्याकरणिक और तकनीकी रूप से शुद्ध होगा। भौतिकी के नियमों के अनुसार ठीक उसी क्षण एक प्रतिक्रिया बल उस बालक और उसकी गाड़ी पर कार्य करता है जो उन्हें थोड़ा पीछे की ओर विस्थापित कर देता है। यह परिघटना इसलिए घटित होती है क्योंकि बैग पर आरोपित किए गए बल के परिमाण के बराबर ही एक विपरीत प्रतिक्रिया बल बालक और गाड़ी के निकाय पर प्रभावी होता है। यह स्थिति न्यूटन के गति के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करती है, जहां प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब दूसरा बालक उस थैले को थामता है तब उसी बालक और उसकी गाड़ी पर भी पीछे की ओर एक प्रतिक्रियात्मक धक्का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही विपरीत बल लगाती है। यह परिघटना न्यूटन के गति के तृतीय नियम का एक आदर्श उदाहरण है जो ये सिद्ध करती है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आइए इस बात की व्याख्या करना जारी रखें कि जब गाड़ियों पर खड़े बच्चे बैग को पकड़ते हैं। अब हम इस गतिविधि के परिणामों का अवलोकन करेंगे जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये गतिविधि न्यूटन के गति के तृतीय नियम की सत्यता को प्रमाणित करती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बच्चा बैग को फेंकता है तो उसकी फेंकने की शक्ति बैग को आगे की ओर धकेलती है। यह क्रिया है। इस क्रिया के विरुद्ध बालक और उसकी गाड़ी पीछे की ओर विस्थापित होते हैं। यह प्रतिक्रिया है। जब दूसरा बालक उस थैले को थामता है तो थैले पर आरोपित होने
आरोपित होने वाले बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल उस बालक की गाड़ी पर भी कार्य करता है जो उसे थाम रहा होता है। इस प्रकार प्रक्षेपण और बंधन दोनों ही क्रिया प्रतिक्रिया बलों को दर्शाती है, जो बल के नियमों तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांतों को समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। आइए इस बात की व्याख्या जारी रखें कि जब गाड़ियों पर खड़े बच्चे बैग को पकड़ते हैं। इस प्रयोग को करते समय एक महत्वपूर्ण बात जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, गाड़ी के पहियों पर एक श्वेत रेखा अंकित की जानी चाहिए। जब गाड़ियां गतिशील होंगी, ये श्वेत रेखा स्पष्ट रूप से ये प्रदर्शित करेगी कि गाड़ियां कितनी दूरी और कितने वेग से चल रही है। इस प्रकार आप बल के प्रभाव का प्रभावी रूप से अवलोकन कर सकते हैं और उसे सटीकता से समझ सकते हैं। धन्यवाद।